नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बारंबारता हम देखना है। बारंबारता में सबसे बड़ी जो संख्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 26। और 26 के सामने क्या लिखा है? आपका 20 लिखा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी बहुलक पूछा जाए तो बहुलक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपको बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 26। और 26 के सामने वाली संख्या क्या होती है? आपकी बहुलक होती है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक घन की भुजा कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, देखो घन का आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? भुजा क्यू। और घन की भुजा दी कितनी गई है? तो आप लोग ध्यान रखते हैं, घन की भुजा कह रहे हैं भुजा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा? घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है। भुजा क्यू मतलब 3 का क्यू। अब 3 का क्यू कितना होता है? आपका 27 होता है। ठीक है, कितना होता है? 27। और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 68 था उसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 27 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक घन की कोर कह रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके घन की कोर कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो घन की भुजा दी गई है। अब घन की भुजा कितनी दी गई? 5.5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा? घन का आयतन। तो घन का आयतन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना है 5.5 का क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये करना पड़ेगा। अब देखो, इसको क्यू का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा। 5.5 और ये 3 बार गुणा करना है। कितनी बार करना है? 3 बार गुणा करना है। तो अब देखो यहाँ पे गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो 5.5 में ये 5.5 का गुणा करें। सबसे पहले आप लोग ये समझो, पॉइंट नहीं लगा, सीधा 55 गुणे 55 करना है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें, देखो 55 का स्क्वायर पूछा गया है। और यहाँ पे इस टाइप की जब भी संख्या आ जाए, ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो गया? स्क्वायर पूछा जा रहा है। स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या करना है? यहाँ पे लास्ट वाली संख्या का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 5 है ना, तो 5 को 1 बढ़ा के गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो ये 30 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 गुणे 55 कितना आएगा? 30 25 आ जाएगा। ठीक है, 3025। अब देखो 3025 में आपको 55 से गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार है ना। देखो पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। पहले तो देखो 55 गुणा 55 किया तो 3025 आया। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा 5 हम करो, कितनी आ जाएगा? गुणा कितना होगा? 25 हो जाएगा। और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10। और 2 कितना है? 12। और 5 गुणे 3 कितना है? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे 15 125 फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 गुणे वो 5 प्लस 2 कितना है? 7। 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणा करेंगे तो 16 63 75 ये हो जाएगा। क्लियर? 1,66,375 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पॉइंट देखो 1 2 3 अंक बाद लगना है, तो यहाँ पे 3 अंक बाद आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 166.375 हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया? संपूर्ण पृष्ठ और पूछा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। अब 6a² मतलब a का मान कितना हो जाए? 5.5 का वर्ग। ठीक है, और देखो 55 गुणे 55 हमने किया था, कितना आया था आपका? 3000। देखो यहाँ पे 6 गुणे 3025 आया था। अब इसमें देखो 2 अंक बाद पॉइंट लगाने, क्योंकि 2 ही संख्या है ना, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। क्लियर? अब 6 गुणे 5 करो, कितना ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 12 और 3 कितना है? 15। 6 गुणे 3 कितना है? 18 हो जाएगा। ठीक है, और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 181 पॉइंट कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ, यहाँ पे घनाभ नहीं होगा, घनाभ होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2 घन रखे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है क्या है? 2 घन यहाँ पे ऐसे सटा के रख दिए गए। ठीक है, तो 2 घन यहाँ पे आपको बनाना होगा। ठीक है, अब देखो 2 घन रखे गए हैं, तो इस टाइप से आप लोगों को 2 घन बनाने होंगे। ठीक है,
घन का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसकी भी 10 10 10 हो जाएगी। देखो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझना है, अगर दो घन को आपस में सटा के रखा जाएगा तो इसकी देखो ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ रही है। आप लोगों को ये समझना है, 10 ये और 10 ये कितनी हो रही है, 20 हो रही है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ रखना है। तो यहाँ पे देखो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी रहेगी आपकी, 10 रहेगी, और ऊंचाई कितनी रहेगी, वो भी 10 रहेगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, केवल जो बढ़ रही है वैल्यू वो किसकी बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि जब मिला के रखेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। तो आपसे क्या पूछा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये चीज़ रखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो यहाँ पे 2LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2LV, LV का मतलब L गुणे B करना है, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना है, 10 हो जाएगा, ठीक है। B गुणे H, 10 गुणे 10, H गुणे L, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें 2, और यहाँ पे 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है 5, यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। तो 500 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कितना हो जाएगा 1000। और देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कह रहा है आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से आपको समझना है, जैसे ये आपका लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, यहाँ से ये समझना है, ठीक है। अब ये ऊंचाई दी गई 10 सेंटीमीटर, इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका क्या पूछा, बेलन का आयतन। आप लोग यहाँ से सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, बेलन का आयतन। देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। और देखो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर का मान आपका यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है बताओ भाई, ये क्या दिया, आर, आधार का क्षेत्रफल दिया, और आधार का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया गया है 100, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया गया, ये होती है ऊंचाई, तो एच बराबर कितना दी गई 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ से समझिए, इसका मान आपको दिया गया, पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया 100 दिए गए, और इसकी हाइट कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 100 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा 1000। और आप लोग समझिएगा आयतन निकाल ले तो यहाँ पे हो जाए सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार पर कह रहे हैं त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका दिया गया एक शंकु दिया गया, ठीक है। और ये शंकु दिया, शंकु की ये दी गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शंकु का आयतन तो आ जाएगा, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आयतन तो निकल आएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, ये चीज़ रखना है। तो यहाँ से आप लोगों को समझना होगा, देखो ये जो होती है ना, इसकी जो तिरछी लंबाई इसको बोला जाता है एल, और ये जो होती है ना ये होती है आपकी एच, और ये दी गई आपकी त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है त्रिज्या, ठीक है। ये ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है, त्रिज्या होती है इतनी, और ये क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ये चीज़ रखना है, या तिर्यक लंबाई बोल देते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हमें एक फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। वही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, जब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, लंबाई सबसे मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो वही फार्मूला यहाँ पे है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों को समझना है। तो हमें क्या निकालनी होगी, एल निकालनी होगी। अब एल निकालेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग समझिएगा 12 का वर्ग करना होगा और प्लस 3.5 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो अब देखो 12 का वर्ग तो आप लोगों को पता है ना 144 हो जाता है, और 3.5 का वर्ग करना है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं 35 का स्क्वायर। अभी 55 का स्क्वायर बताया था ना, इकाई का अंक कितना था 5 था, तो इसमें भी इकाई का अंक 5 है। तो जब इकाई का अंक 5 है तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के अंक का जो 5 है ना, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया 3 दिया, तो एक बढ़ा के गुणा कर दो, 4 गुणे 3 करें कितना है 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 25 हो जाएगा, और पॉइंट देखो डबल हो जाएगा, एक अंक है ना तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 144
25.00 करके यहाँ पे जोड़ना है, 12 पॉइंट आपका 25 ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.426 और ये 156.25 हो जाएगा, ठीक है। 156 पॉइंट कितना है 25, ये एल स्क्वायर, तो एल बराबर आपका अंडर रूट 156 पॉइंट कितना है 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो जो भी स्क्वायर होगा, ठीक है, समथिंग इसका हम लोग एक आइडिया लेके चलेंगे, जो भी स्क्वायर होगा उसका इकाई का मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो इसके इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। जो भी संख्या होगी उसके इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग आइडिया ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से समझना ये कि इधर देखो पॉइंट के 2 अंक हैं, इधर देखो पॉइंट इधर पॉइंट के 3 अंक हैं, तो इसके आसपास के स्क्वायर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आसपास के स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा, जैसे 12 का वर्ग 144 होता है, 13 के 169 होता है, ठीक है। 12 और 13 169 होता है, ठीक है, क्योंकि 12 के 144 हो जाएगा, 13 के कितना होता है 169 होता है। तो इसी के आसपास कहीं पे वैल्यू हमें यहाँ पे देखो ये मिलेगी, ठीक है, और जिसमें इकाई का अंक कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, या तो आपका 125 होगा या 135 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि 156 है, पॉइंट के इधर देखो 156 है, 3 अंक है ना, 156 है, तो 12 का वर्ग 144, ठीक है, 13 का वर्ग 169, ठीक है, ये समथिंग इसके पास करीब में पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग इकाई का अंक तो 5 रह गई, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 जोड़ देना है, तो 125 हो सकता है या 135 हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग करना क्या है, या तो आप लोग गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 125 गुणे 125 कर लो, ठीक है, तो गुणा कर लो, ठीक है। तो 5 गुणे 5 कितना है 25, 2 5 गुणे 2 कितना है 10, 2 12 हो जाएगा, और 5 गुणे 1 करेंगे 5 और 1 कितना है 625 हो जाएगा, 2 गुणे 5 10 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंक फिर छोड़ना है, 125 हो जाएगा, तो देखो 5 2 और यहाँ पे कितना है 5 5 10 है 16 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकदम 156 पॉइंट कितना है 25 आ गया एक तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो अंडर रूट के अंदर पॉइंट 2 अंक बाद है, तो बाहर कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद लगेगा, निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे ही एक आइडिया लगा लेना और उसका आपस में गुणा करके देख लेना, ठीक है। पूछा गया है शंकु का आयतन पूछा है और शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन तो आप लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो 1/3, और देखो यहाँ से आपका पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 आर स्क्वायर, तो 3.5 और 3.5 एच कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप लोग 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 चौक 12 हो जाएगा, 7 से काटो ये 0.5 बार कटेगा, तो ये 22 और 5 गुणे 4 करो या 4 गुणे 5 करो, 4 पंजे 20 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट, और ये 3.5, ठीक है। तो 22 और यहाँ पे देखो 35 दूनी 70 हो जाएगा, कितना है 35 दूनी 70 हो जाएगा, और एक ये 0 और एक अंक पॉइंट 2 अंक पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुणे कितना हो जाएगा 7 और 154 हो जाएगा, ठीक है। कितना 154 आयतन था ना, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का है, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणे 4 किया तो एक अंक बाद पॉइंट, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट। अब उसके बाद हमने किया 35 गुणे 2 किया 70 और एक ये 0, ठीक है, और ये एक अंक ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब 2 0 हटा दीजिएगा, 7 का डायरेक्ट गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 154, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान कितना है तो 12.5, ठीक है। तो ये 7 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और यहाँ पे देखो 22 गुणे 5 करेंगे तो 110 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से आपको समझना है 11 गुणे 12.5 कर लेना है, ठीक है। 11 गुणे 5 करेंगे कितना है 55 हो जाएगा, ठीक है, और 11 गुणे 2 करेंगे कितना है 22 और 5 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 2 और 11 के हम 11 2 कितना है 13 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट, ठीक है, 137.5 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त क्या है, इसकी परिधि जीवा और वृत्त खंड को समझाइए। कह रहे कि वृत्त एक ऐसा आकृति है, कह रहे जिसकी सभी बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब कह रहे वृत्त एक ऐसी, लिख लो यहाँ पे, ऐसा नहीं, वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी बिंदु केंद्र से कह रहे बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब यहाँ से समझो, जैसे एक केंद्र बिंदु है और इस पर क्या करना है, वृत्त पर ऐसे करके जितने भी बिंदु होंगे अब केंद्र से क्या होंगे बराबर दूरी पर होंगे,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। वही कह रहे हैं कि वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसकी कह रहे हैं कि सभी बिंदु केंद्र से कह रहे हैं बराबर दूरी पर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब कह रहे हैं वृत्त की बाहरी रेखा को परिधि कहते हैं। परिधि भी पूछा गया है, तो वृत्त की ये जो होती है ना, ये टोटल लंबाई, इसी को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, ये जो लंबाई होती है इसी को क्या बोला जाता है, वृत्त की परिधि बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। कह रहे किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब देखो यहाँ से ये चीज़ रखते हैं, इसको थोड़ा कायदे से समझना है। देखो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और ये चीज़ रखना है, यदि वही जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाए, ठीक है, वही जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाए तो वो जीवा नहीं कहलाती, फिर वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, फिर व्यास कहलाती है। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, जब वही जीवा क्या करे वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो वो जीवा नहीं बोली जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, जीवा तब बोलेंगे जब वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, इसी तरह है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं वृत्तखंड कह रहे हैं, जैसे आपका कोई सर्किल होता है, जैसे ये आपका वृत्त है, अब इसमें एक जीवा खींच दी, तो अब ये जीवा क्या कर रही है, ये जीवा क्या कर रही है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड। ये बड़ा वाला है ना, तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये बोला जाए लघु वृत्तखंड। ठीक है, क्या बोला जाएगा, लघु वृत्तखंड। आप लोग ध्यान रखना है। तो वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, वृत्त को दो भागों में बांटना। कह रहे कि जब वृत्त की कोई जीवा उसे दो भागों में बांटती है, ठीक है, बांटती है, तो बने भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, जब जीवा क्या करेगी, वृत्त को दो भागों में बांटेगी तो बने जो भाग होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कह रहे हैं 24 सेंटीमीटर है। कह रहे कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कह रहे हैं कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपसे कह रहे हैं कि देखो यहाँ से आपको समझना है, ये आपका एक कोई सर्किल है और केंद्र से एक जीवा स्थित है 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा स्थित है और जिसकी लंबाई कितनी है, 5, कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई बताओ। यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई आपसे पूछेगी कि ये लंबाई कितनी है, इसको मान लेंगे हम लोग कितनी है, x है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो यहाँ से केंद्र से कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर दूरी कह रहा है और यहाँ पे जीवा की लंबाई कह रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे डालना है आपको दूरी और यहाँ पे जीवा। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, या जीवा की लंबाई लिख लो, कुछ भी आप लोग लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी। देखो दूरी, या यहाँ से केंद्र से दूरी लिख लो, केंद्र से दूरी। ठीक है, केंद्र से दूरी। ठीक है, आप लोग समझिएगा, ये केंद्र से दूरी होगी, ये जीवा की लंबाई होगी। अब हमसे कह रहे हैं देखो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 है और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जब ये जीवा की लंबाई कितनी है, 24 है। अब कह रहे हैं कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर, तो केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, 12 सेंटीमीटर, तो इस जीवा की लंबाई हमें क्या करना है, पूछी गई है। ठीक है, आप लोग इसी तरह रखना है। तो यहाँ पर आपको बताया होगा एरो बनाना है। ठीक है, एक नीचे की डायरेक्शन, एक ऊपर की डायरेक्शन। ठीक है, और जिधर ये नॉक होती है ना, वो होता है अंश, ये हर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंश कितना है, 12, और हर कितना है, 5, तो इसका अंश कितना है, 24, और ये हर कितना है, x है। ठीक है, आप लोग इसी तरह रखना है। अब x का गुणा इधर, 5 का इधर जाएगा, तो x बराबर कितना है, 24 गुणा 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, तो x बराबर यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ जीवा की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। कह रहे हैं कि जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग समझिएगा, अब कह रहे हैं कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। अब वृत्त है, उसकी जीवा कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। अब केंद्र से जब ये लंब डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा,
5 ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, इसको मान लेंगे क्या, आर मान लेंगे। त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होता है, आपका कर्ण होता है एक तरीके से। तो आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा ये लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो आर स्क्वायर बराबर कितना है 169। तो आर बराबर अंडर रूट 169, तो आर बराबर कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर का मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी, ठीक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहे हैं कि CBQ 48 और कह रहे हैं A बराबर 2B और B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो आपको थोड़ा समझना होगा, चित्र आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये आपका दिया 48 डिग्री, ठीक है। ये दिए गए B और ये दिए गए A और P B A और C पॉइंट दिया और यहाँ से आपका Q पॉइंट दिया और ये दिए गए D पॉइंट, ठीक है। आप लोग ध्यान A B C D ये आपका दिए गए, क्लियर है। तो आपसे कह रहे हैं B का मान ज्ञात कीजिए और A बराबर कह रहे हैं 2B, A बराबर कितना कह रहे हैं 2B कह रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना होगा और यहाँ से ये देखो ये भी लाइन है आपकी, एक लाइन ये है ऐसे करके है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको ये समझना है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, तो ये 48 है तो ये भी 48 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझना है, देखो कोण ABP ऐसे समझो, ABP इक्वल टू 48 डिग्री कितना हो जाएगा, ये वाला देखो ये 48 होती है। आप लोग ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो रेखाएं हैं ना, ये आप काट रही हैं आपस में, तो ये दोनों कोण जैसे ये कोण 48 होती है, ये भी कितना होगा 48 डिग्री का ही कोण होगा, 48 डिग्री, ठीक है। तो इसी दर में तो यहाँ से आपका ABP ये कोण कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो आपसे कह रहे हैं B का मान ज्ञात करो, इसी तरह से चलो B का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपको समझना ये है, पहले तो हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज देखेंगे, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज की ये वाली भुजा बढ़ा दी गई है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, जब किसी त्रिभुज की जैसे आपका कोई त्रिभुज दिया जाए और उसकी भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला जो एंगल होता है उसके शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये A और B होगा तो ये एंगल A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये त्रिभुज है आप लोग समझो, ये क्या है त्रिभुज है और त्रिभुज की ये भुजा देखो बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा क्या कि बढ़ा गई है, तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण, ठीक है, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको समझना ही है। तो DCB यहाँ पे कोण DCB इक्वल टू आपका कोण क्या हो जाएगा, आपका कोण हो जाएगा आपका देखो कोण CQV प्लस कोण हो जाएगा आपका CVQ, ठीक है। तो यहाँ से DCV इक्वल टू आपका हो जाएगा B प्लस 48, ठीक है। कितना है B प्लस, ये हो जाएगा B प्लस 48 डिग्री कोण हो जाएगा, क्लियर हुआ, समझे। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से ये दूसरा वाला त्रिभुज देखना है, ये देखो त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है और त्रिभुज की ये वाली भुजा बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये जो कोण होगा इसके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्लियर हुआ। तो आपको ये समझना है, तो इस कोण का मान हम लोग निकालेंगे तो कोण हो जाएगा DAB इक्वल टू आपका हो जाएगा कोण APV प्लस कोण हो जाएगा AVP, ठीक है। APV मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये A प्लस के तो है 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण का मान आया A प्लस 48 डिग्री, समझे। अब देखो करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा समझना है, ठीक है। आपसे B का मान पूछा है, A बराबर कह रहे हैं 2B कह रहे हैं, ठीक है। A बराबर कितना कह रहे हैं 2B कह रहे हैं, तो हमें B का मान ज्ञात करना है, इसी दर रखना है। तो देखो यहाँ से आपको समझना है, यहाँ से आपका अब ये देखो, अब त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं, अब इस आकृति को थोड़ा गौर से देखना है। देखो यहाँ से ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये देखो ये चतुर्भुज बन गया। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इस टाइप से बन रहा है ना, ठीक है, इस टाइप से बन रहा है और ये चतुर्भुज बन गया, इसी टाइप से तो है ना। ये देखो चतुर्भुज बन गया, चार भुजाएं हैं ना, देखो 1 2
3, 4 भुजाएं हो गई ना, चतुर्भुज हो गए। अब चतुर्भुज में जैसे ये कोण और इसके सामने का ये कोण हो गया, ठीक है, और ये कोण और ये कोण हो गया, तो ये आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। कोण आपका देखो DAB प्लस कोण आपको हो जाएगा DCB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें वैल्यू रखना है A प्लस 48 डिग्री, B प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180। तो A प्लस बी इक्वल टू 48 प्लस 48 कितना है, 96 हो जाएगा 180, ठीक है। तो A प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा A प्लस बी 180 माइनस 96। तो A प्लस बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखो घटा दो, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे आपको बचेगा 17 हो जाएगा 84 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 84 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 100, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से समझिए, एक तरीके से मान लो, समीकरण मान लो या कुछ भी मान लो यहाँ से। अब देखो A बराबर आपको दिया 2B, तो यहाँ पे आप लोग एक ही जगह 2B लिख सकते हो, ऐसे 2B प्लस B इक्वल टू 84 हो जाएगा। तो 2B प्लस B 3B हो जाएगा, तो इक्वल टू 84। तो यहाँ से काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 और 6 2 और 3 8 24। तो V इक्वल टू आपको हो जाएगा 28 डिग्री। तो V का मान कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। और आपसे देखो ओनली B का मान पूछा गया तो 28 डिग्री आ गया। यदि आपसे A का भी मान पूछे तो 2B, A बराबर कितना है 2B, अब 2B का मान कितना है 28, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 56 हो जाता है, ठीक है। तो A का मान 56 डिग्री हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा और कह रहा है स्पर्श बिंदु को समझाइएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को कह रहे एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी रेखा कह रहे वृत्त के एक बिंदु पर, जैसे ये वृत्त है और यहाँ से होकर कोई लाइन खींच दो, एक बिंदु पर टच कर रही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। कह रहे कि स्पर्श बिंदु, कह रहे कि वृत्त पर वह बिंदु जहाँ कह रहे रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, कह रहे वृत्त पर कह रहे कि एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से कह रहे वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल खींचेंगे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आप लोगों को, ठीक है। अब वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, क्योंकि वृत्त खींचेंगे कैसे, प्रकार में क्या करना है, 3 सेंटीमीटर दूरी भरना है नाप के, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींच देंगे। अब वृत्त कह रहे कि वृत्त पर एक बिंदु P लीजिएगा, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु P ले, देखो यहाँ पे वृत्त पर एक बिंदु P नहीं होगा, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। वृत्त के बाहर लिखना है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए, ठीक है। तो अब ये तो देखो ये O बिंदु मान लीजिएगा और वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या लेना है, P लेना है, ठीक है। वृत्त पर नहीं लेना है, ठीक है, वृत्त पर नहीं लेना है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P होगा, ठीक है, वहाँ से हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, ध्यान रखना है। अब देखो करना क्या है कि प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, चाप इधर लगाना है, एक चाप इधर लगाना है, ठीक है। अब चाप लगाने के बाद प्रकार को यहाँ पे रखेंगे, इस चाप को काटेंगे और इस चाप को काटेंगे, इस टाइप से करना है। अब करना क्या है, इन दोनों को मिला देना है ऐसे करके, जहाँ पे ये काट रहे हैं तो मिला देना, इसको कुछ भी नाम दे दो, M पॉइंट दे दिया। अब प्रकार की नोक यहाँ से रखना है और इतनी दूरी लेके एक सर्किल खींचना है और ये सर्किल क्या होगा कि इस केंद्र से होके जाएगा। अगर इस केंद्र से होके नहीं जा रहा है तो इसका मतलब गलत बन रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये केंद्र से होके जाएगा तो इससे लेकर यहाँ तक जहाँ पे ये टच कर रहा है इसको मिला देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको मिला देना है, ठीक है। अब ये मिला देंगे तो इसको नाम दे देंगे A और B पॉइंट दे देंगे। तो आपके देखो PA और PB क्या है, PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र कह रहा है O है और वृत्त के केंद्र वृत्त की कह रहे 2 त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचे कि AOB 120 डिग्री कोण बना रहे हैं। कह रहे कि A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचे एक दूसरे को P बिंदु पर प्रक्षेपित करती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल खींचना है और जिसका केंद्र बिंदु कितना होना चाहिए, ठीक है,
केंद्र बिंदु होना चाहिए आपका ओ पॉइंट केंद्र बिंदु कह रहा है, और त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ए पॉइंट ऐसे खींच लेना। ठीक है, तो ए पॉइंट ऐसे ही खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप कहीं पे भी खींच लो, लगभग इस टाइप से हम लोग खींच रहे हैं ऐसे करके। ए पॉइंट आपको खींचना है इधर। अब क्या करना है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो प्रकार में कुछ दूरी लेना और इस टाइप से चाप लगा देना। यहाँ से नोक रखना है, इसको काटना है, यहाँ से नोक रखना है, इसको काटना है। ठीक है, अब ये जहाँ पे काट रहा है दूसरा वाला, वहाँ से होती हुई लाइन खींच देना, तो ये बी पॉइंट बन जाएगा और ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। देखो प्रकार में ये दूरी लेना है, अब दूरी ठीक है अंदाज से ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो 2.5 सेंटीमीटर है, उससे थोड़ी कम लेके ऐसे करके एक चाप लगाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ से दूसरे चाप से मिला देंगे, तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि ए पॉइंट पे हमें प्रकार की नोक रखना है इस टाइप से, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। पहले तो ये चाप लगाया, फिर यहाँ से क्या करना है, एक चाप लगाना है, फिर यहाँ पे रख के ये चाप लगाना है, 2 चाप लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो दूरी नहीं बदलना है, प्रकार की नोक यहाँ रखना है ऐसे करके, और यहाँ रखना है ऐसे करके। अब ये दोनों जहाँ से काटे हैं पटरी से आपको यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच देना है इस टाइप से। क्लियर है, अब वही चीज़ यहाँ पे करना है, प्रकार की देखो कुछ दूरी लेके ऐसे करके चाप लगाना है, और यहाँ से एक चाप ये लगा देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे नोक रखना है, ये चाप लगाना है, यहाँ पे नोक रखना है, इसको ये चाप काटेगा। अगर नहीं काट रहे देखो, तो नहीं काट रहे तो इसको आगे पीछे ऐसे करके छोटे बड़े करके यहाँ पे ऐसे कर लेना है। अब पटरी रखना है, और ये जहाँ से ये काट रहा है वहाँ से होती हुई लाइन खींच देना, और इसका कुछ नाम दिया गया था, कोई नाम नहीं दिया गया तो आप नाम पी पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पी ए और पी बी क्या हो गई, आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, और देखिए इसकी रचना यदि आपको लिखने के लिए बोली जाए तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या किया था कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र था ओ। वृत्त खींचकर कह रहे एक दूसरे से 120 डिग्री कोण बनाती हुई ओ ए, ठीक है, ओ ए और ओ बी रेखाएं खींची थी, यही तो खींची थी 120 डिग्री कोण बनाती हुई। ठीक है, खींची थी। कह रहे कि त्रिज्याओं के ए और बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कह रहे कि रेखाएं खींचे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, 90 डिग्री कोण बनाया था ना, ऐसे चाप लगा के इसको काट के, तो 90 डिग्री कोण बनाया था ना, तो वही यहाँ पे कह रहे देखो रचना लिखने के लिए आ जाए तो जो आपने किया वही आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, और केंद्र क्या माना ओ, और उसके बाद क्या किया था, एक कह रहे कि 120 डिग्री का कोण बनाती हुई ओ ए और ओ बी त्रिज्याएँ खींची। दोनों त्रिज्याएँ एक दूसरे से क्या करें, 120 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, त्रिज्याओं के कह रहे कि ए तथा बी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो एक दूसरे पर कहाँ पे काटती थी, पी पॉइंट पे काटती हैं। तो यहाँ पे ए पी और पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएँ हो गई। क्या हो गई, ए पी और पी बी क्या हो गई, अभीष्ट स्पर्श रेखाएँ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल खींचना है। ठीक है, क्योंकि प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेना और एक सर्किल खींचना है, और यहाँ से कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट मान लेना पी। ये 6 सेंटीमीटर दूरी है और ये त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब करना वही है, प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेना, एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर 9 के प्रकार को यहाँ पे रखना है, इसको काटना है। अब पटरी से इसके होती हुई एक लाइन खींचनी है जिसको नाम दे देना है एम पॉइंट। प्रकार को यहाँ से रखना है और यहाँ से ऐसे होती हुई एक सर्किल खींच देना है। ठीक है, इसी तरह रखना है, और ये जो सर्किल खींचा जाएगा ये केंद्र से, इस केंद्र से होके जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सर्किल छोटे सर्किल जहाँ पे काट रहा है उसको मिला दीजिएगा इस टाइप से, और यहाँ से ये मिला दीजिएगा, तो ए और ये बी पॉइंट मान लीजिएगा। तो पी ए और पी बी क्या हो गई इसकी, या ए पी और बी पी क्या हो गई इसकी स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अभिषेक के कमरे की लंबाई कह रहे हैं 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से आपकी कह रहे हैं कि लंबाई दी गई 4 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई आपकी, 4 मीटर दी गई, चौड़ाई दी गई 3.5 मीटर, ऊंचाई दी गई आपकी 3 मीटर दी गई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B × H हो जाता है। ठीक है, टू लंबाई कितनी दी गई आपकी 4, चौड़ाई कितनी दी 3.5, और यहाँ पे कितना दिया गया, ऊंचाई कितनी देगी 3 देगी। तो 3 × 2 कितना है 6, और 4 3 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 5 करो 30 हो जाएगा, 6 7 42 और 3 45 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है और आपका देखो यहाँ पे ये चित्र दिए गए, थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। यहाँ से ये दिया और ये दिया, पूछा क्या गया VEC ये वाला एंगल पूछा, ये वाला कोण कितने डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, जैसे यहाँ से ये और ये भुजा बराबर होगी, तो यहाँ से आपको लिखना है देखो OB इक्वल टू OC, ठीक है। OB और OC बराबर हैं, तो कोण OB दो, यहाँ से ऐसे लिखना है कोण OCB इक्वल टू कोण आपका हो जाएगा OBC, मतलब OBC मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो इनके आमने सामने के कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ये कोण पता चल जाएगा यहाँ पे OCB, देखो OCB ये कोण पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से OCB इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर हुआ। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको लिखना है कोण OCB प्लस कोण OBC प्लस कोण यहाँ पे होगा प्लस कोण VOC प्लस कोण क्या हो जाएगा BOC इक्वल टू 100। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों तो हमें पता है ना, 15 प्लस 15 हो जाएगा। और कोण VOC निकालना है, VOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण VOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण VOC इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 घटा दो 150 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, 150, ये वाला कोण कितना है, 150 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है कोण देखो VAC, कोण यहाँ पे लिखना है VAC इक्वल टू 1/2 कोण हो जाएगा कोण VOC, ठीक है। अब ये परिधि पर बना कोण, यहाँ पे लिख लेना परिधि पर बना कोण। परिधि पर बना कोण क्या होता है, केंद्र के कोण का आधा होता है। ये जो एंगल बन रहा है BAC, तो ये बन रहा है परिधि पर, और ये कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पे। तो परिधि का कोण जो होता है ना, केंद्र के कोण का कितना होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे 1/2 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण VAC इक्वल टू आपको हो जाएगा 75 डिग्री। कितना है, 75 डिग्री। अब गौर से यदि हम लोग देखेंगे तो ये बन रहा है आपका चतुर्भुज। क्या बन रहा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये दिया गया E, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है कोण VAC प्लस कोण VEC इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितने डिग्री होंगे, 180। अब ये कोण, इस कोण का मान हमें पता है कितना है, 75 डिग्री है। तो 75 डिग्री प्लस कोण VEC इक्वल टू 180। तो हमें कोण VEC इक्वल टू आपको हो जाए 180 माइनस 75, क्योंकि 75 है ना, उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो कोण VEC इक्वल टू आपको हो जाएगा 180 में 75 डिग्री गया, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। तो VEC का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आपका चित्र बनना, देखो A, B, C और D पॉइंट दिया। तो यहाँ से आपका ये दे रहा है और ये चित्र बना है, ठीक है। अब ये दिया गया आपका 80 डिग्री पूरा एंगल, और ये एंगल दिया गया आपका 40 डिग्री। आपसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोग सबसे पहले समझिए, ये जो एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज A, देखो त्रिभुज ACB ये वाला एंगल, और प्लस त्रिभुज आपको हो जाए CAB प्लस त्रिभुज ABC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कितना है, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 प्लस 40 प्लस कोण हो जाएगा ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ रख रहे हैं। अब देखो 80 40 से 120 प्लस कोण ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, उधर जाएगा। कोण ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है। तो कोण हो जाएगा ABC इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 120 घटा तो 60 डिग्री आएगा। अब इसका मान कितना आया, 60 डिग्री आएगा। जब ये 60 डिग्री आया तो कोण आपका हो जाएगा कोण ADB इक्वल टू हो जाएगा कोण ABC, ठीक है। तो आपका ADB इक्वल टू आपको हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्यों हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है 216 सेंटीमीटर है, टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिएगा। देखो यहाँ पे आपका ठोस घनाकार कह रहा है, तो यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान रखना है, ठोस घन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग घनाभ समझते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। और देखो ये दिया गया है 216, कितना दिया? 216 और 6a², 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो a² बराबर कितना है? 36। तो a बराबर कितना है? 6। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 6। तो हमें क्या पूछा? घनाभ का आयतन। क्या पूछा? घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या हो जाता है आपका? देखो घनाभ का आयतन क्या होता है? a³ मतलब 6 का क्यू, तो ये 216 ही आंसर रहेगा और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कह रहा है कि आपकी 25, 10, 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहे कि एक 5 मीटर लंबी, 3.5 सेंटीमीटर ऊंची, 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? तो 2022 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ईंटों की संख्या पूछेगी, ईंटों की संख्या। तो आप लोग ध्यान रखना है, ऊपर रखने दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है, ऊपर क्या लिखना होता है? दीवार का आयतन। अब दीवार की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, 3.5 मीटर। तो देखो अब ईंट की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाओ। तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 सेंटीमीटर, और 3.5 को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 350 गुणे 33 हो जाएगा। ठीक है, बटे के तो है 10, 25 और 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से 20 और ये 0 से 0 घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको हो जाएगा 2 और ये 350 गुणे 33 बटे को तो है 75 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 5 से काटो, वो सॉरी 75 है ना, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ये जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 से काटेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा? 5, 25, 15 बार हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 × 15, 5 दूनी 10, अब 3 से काटो, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कितना है? 4। और यहाँ पे आपका 70 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 70, 770 और 4 का गुणा करें 0, 7 चौका 28, 2 28, 2 30। ठीक है, 3080 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण कह रहे हैं तीसरे कोण से 4 गुना है। कह रहे हैं कि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि समद्विबाहु समान कोण है ना, तो तीसरे कोण से 4 गुना है। तो यहाँ पे कोणों का अनुपात बना लो, या तो कोण मान लीजिए, माना कोण इक्वल टू आपको हो जाएंगे 4x, 4x, x हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कोण मान लिए हमने। कोण कितने मान लिए? क्योंकि आपका कह रहे हैं कि तीसरे कोण से 4 गुना है, तो 2 समान कोण हो गए। समद्विबाहु है तो 2 समान कोण हो गए। और देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, 2 समान कोण हो गए, तो ये 4x हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 4x प्लस x इक्वल टू 180, 4 4 8 और 1 9x इक्वल टू 180, 9 दूनी 18, 20। तो x इक्वल टू कितना है? 20 डिग्री। तो हमें कोण का मान पूछा गया, तो देखो 4 गुणे 20 हो जाएगा, 4 गुणे 20 हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो यह 80 और 80, 20 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कह रहा है 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर। देखो शंकु की बात कर रहा है, और शंकु की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से समझिएगा, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये दी गई 15 सेंटीमीटर और ये दी गई 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी गई। ठीक है, तो हमें ये एल पता होनी चाहिए। जब तक एल पता नहीं होगी तब तक हम लोग इसका वक्रपृष्ठ निकाल नहीं सकते, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है, अभी बताया था। तो एक फार्मूला लगाना है, L² बराबर H² प्लस R²। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना है। तो यहाँ पे देखो H का मान 15 का वर्ग, 8 का वर्ग, कितना है? 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग कितना है? 64 हो जाएगा। तो 5 4 9, 289 हो जाएगा। ठीक है, तो L², तो L बराबर √289, तो √289 मतलब होता है 17 का। तो ये जो 289 है वो कितने का वर्ग है? 17 का है। तो L बराबर कितना है? 17। तो हमसे क्या पूछा? शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या पूछा? शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या पूछा? शंकु का वक्रपृष्ठ। तो ये हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान आप लोग यहाँ पे रखना चाहो तो रख लो, लेकिन कटेगा नहीं। देखो पाई का मान कटेगा नहीं, कटेगा तो यहाँ पे पाई ऐसे ही लिखा रहने दो। आर का मान कितना है? 8 और यहाँ पे 17 कर लो। ठीक है, देखो 17 8 136 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, 136 पाई आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त में जीवाएँ कह रहे हैं ABCD परस्पर समकोण पर काटती हैं। देखो AB और CD परस्पर कह रहे हैं समकोण पर, AB और CD किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं तो कह रहे हैं ACD का मान पूछा है, ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना होगा ये वाला कोण पूछा गया, तो यहाँ से ये डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब यहाँ से हमने एक जीवा खींच दी। ठीक है, अब जीवा खींच दी तो इसका मतलब ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है कोण आपका, देखो कोण CAE इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री ये वाला हो जाएगा, और ये 15 दिया, ये भी 15, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। और कोण देखो कोण AEC इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण 90। तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो कोण कीजिएगा कोण CAE प्लस कोण AEC प्लस कोण आपको हो जाएगा ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया 15 प्लस 90 प्लस कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 प्लस कोण ACD 180 डिग्री। ठीक है, तो अब उधर पहुंचाएंगे तो कोण ACD इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री तो हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ACD इक्वल टू हो जाएगा आपका, घटा दीजिएगा यहाँ से, तो बनेगा 75 डिग्री। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।